आज हमने थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से ब्रेक लिए 1-2 हफ्ते के लिए, फिर 2 वीक्स के बाद दोबारा वही सब स्केड्यूल जो है वो करेंगे शुरू। आज थोड़ी देर बात करेंगे बूफो रेमेडी के ऊपर। केस है उसके बारे में, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जब हम बीच में बात करते हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में, मैं कोई बात बताता हूँ, बोलता हूँ मेडिसिन के बारे में, तो वो जो होता है दैट इज एक्स्ट्रा टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है ना, जो बुक्स में लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ के उसको समझना है, सिर्फ उसी को नहीं लेके बैठ जाना है। या जो मेरी कोई बात है उसको कुछ मेरे पीछे मैंने कुछ रेमडीज के बारे में बताया, तो मटीरियल मेडिका में जो पिक्चर्स होती हैं वो भी हैं। ठीक है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से पता लगता है, वो बातें हैं। तो जो मैं आपको बताता हूँ वो कुछ चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, जो डॉक्टर केंट ने उसके बारे में लिखा, जो डॉक्टर एलन ने उसके बारे में लिखा, वो भी उनके एक्सपीरियंस से है। ठीक है ना, तो ये नहीं करना भी रिप्लेस कर देना, नहीं, वो जुड़ता जाता है, साथ में चीजें जुड़नी चाहिए। ठीक है ना, वो नहीं भी उसको साइड में कर दो तो भी एक ही चीज रह गई, बस इसी को देखना है हमेशा। मेरी कोशिश होती है कि जो कोर है, जो एक चीज होती है जिसके आसपास कोई मेडिसिन की डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में आपको बताऊं, उसके बारे में आपको साथ डिस्कस करूं कि भाई ये जो चीज़ है इसके आसपास पेशेंट की पैथोलॉजी है, इसके आसपास पेशेंट का बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है ना, और उसकी बाकी रेमेडीज जो उसके सिमिलर होती है, जैसे आज बूफो करेंगे तो कोशिश करेंगे भी ब्राइटा से उसकी डिफ्रेंसिएशन हो सके। हमारे सामने है, पेशेंट बैठा है। ठीक है ना, तो बाकी भी रेमेडीज में जब हम बात करते हैं, मेरी कोशिश होती है भी एक यूनिकनेस आपके समझ में आ जाए मेडिसिन को लेके। ठीक है ना, हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं पहले भी बोलता रहता हूँ ये बात, लेकिन फिर नए कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ जाता तो मुझे रिपीट करनी पड़ती है वो चीज। चलिए, एक केस था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले आए थे वो, एंड बहुत अच्छे से क्योर हो रहे हैं बूफो के साथ। थोड़ा सा पहले बूफो के बारे में बात करेंगे, फिर केस के बारे में बात करते हैं। बूफो मटीरियल मेडिका में काफी कुछ लिखा गया है इसके बारे में। एपिलेप्सी है इसकी करेक्टरिस्टिक, देन देयर इज द इम्बेसिलिटी ऑफ बूफो। थोड़ा सा इसको समझेंगे आज, क्या कि ऐसे करेक्टर्स, अब हमेशा हमें बूफो इम्बेसाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, इम्बेसिलिटी कुछ केसेस जो होते हैं, पर्टिकुलर करेक्टराइजेशन है उसकी इम्बेसिलिटी की, कि इम्बेसिलिटी में कैसा होता है वो। खास करके इम्बेसिलिटी विच कम्स फ्रॉम सम पर्टिकुलर कॉजेशन। ठीक है ना, वो उसका एक है। लेकिन आपको बूफो विदाउट इम्बेसिलिटी भी मिल सकता है, बूफो विदाउट इम्बेसिलिटी भी मिल सकता है, विदाउट कन्वर्जेंस भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो उस बूफो को हमने कैसे जानना है? जब हम मटीरियल मेडिकल्स पढ़ते हैं, उसमें क्यूप्रम का आप पढ़ोगे तो उसमें भी उसके कन्वर्जेंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक पैथोलॉजिकल पार्ट है उसका। ठीक है ना, और हम स्फीयर ऑफ एक्शन भी कहते हैं भाई, इस स्फीयर ऑफ एक्शन में ये रेमेडीज ज्यादा देखने को मिलती हैं। वो सही है, बिल्कुल सही है वो बात। ठीक है, लेकिन उसके बिना भी उनकी एक डेवलपमेंट हो सकती है। तो उस डेवलपमेंट को समझना है हमने कि क्या है, क्योंकि आपके सामने पेशेंट जब भी आता है, वो अपनी क्या क्या बताएगा पेशेंट आपके पास आके? वो अपने सिम्टम्स बताएगा, जो उसकी तकलीफें हैं। पहले तो उसका यही होता है कि जी मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये आर ए का पेशेंट है, तो बता रहा है जी मेरे हाथ ऐसे स्टिफ रहते हैं, जकड़े रहते हैं,
बाजुएं ऊपर नहीं जाती, उठने बैठने में दिक्कत दिक्कत है, चल नहीं पाता हूं मैं, ठीक है ना, मेरे पेन होती है या मेरे स्वेलिंग होती है, उसने यही बातें बतानी है हमें। फिर आगे मोडेलिटीज हम पूछते हैं भी किन उसमें ज्यादा होती है, किस में कम होती है, ठीक है ना। पेशेंट ने बेसिकली इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है। उसके आगे चलो आप फिजिकल जर्नल्स पूछ लोगे, या कोई पुरानी हिस्ट्री है वो पूछ लोगे, कोई फैमिली हिस्ट्री है वो पूछ लेते हैं हम, बता देता है पेशेंट। देन कम्स द माइंड, ठीक है। अब माइंड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। आप खुद ही बताओ अपने आप को, अगर हम देखें हम अपने माइंड के बारे में कितना बता सकते हैं, कि हम कौन हैं कैसे हैं, वो ही हम कितना क्लियरली बता सकते हैं। अपनी सेंसिटिविटीज के बारे में कितना बता सकते हैं, हम अपने इमोशंस के बारे में कितना बता सकते हैं, ठीक है। चलो हम सराउंडिंग्स के बारे में बता सकते हैं, कोई घर में इंसिडेंसेस हुए वो बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट चीज क्या हुई वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खास करके अगर कहीं पास्ट में हुई है तो और भी मुश्किल हो जाता है बताना कि भाई एग्जैक्टली क्या फील किया। किसी की डेथ हुई 6-7 साल पहले, वो पेशेंट को ये पता है मेरे को अफेक्ट हुआ था उस चीज का, लेकिन एग्जैक्टली उस चीज में क्या फीलिंग आई वो तो पेशेंट भी नहीं बता सकता अब आज की डेट में, ठीक है ना। होंगे कुछ रेयरली जो बता देंगे। दूसरी बात, पेशेंट हमारे साथ पहली बार मिल रहा है। अब आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, अगर वो इन चीजों के बारे में पूछे आप कितना बता दोगे, तो पेशेंट भी उतनी ही इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। सो माइंड एक जो है उसके सिम्टम लेना थोड़ा सा, अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो ठीक है ना, बात है डायरेक्टली। देन कम्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर्स। वो कौन सी बातें कर रहे हैं, वो किस लहजे से बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सेंस है कितनी नहीं है, बातों का जो फ्लो है वो कैसा है, किन सब्जेक्ट्स के अराउंड बात कर रहा है इंसान, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी के इंटेलेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली सी के वो आंसर कैसे करता है, आपकी बात को समझता कितना है। तो इस पेशेंट की मैं पहले बात करूंगा, तो जब इनको मेडिसिन दी गई, इनको बताया गया अभी कॉफ़ी नहीं पीनी है आपने, ठीक है जी कॉफ़ी नहीं पीनी है, और बता दो जो जो है, जो नहीं करना है। बोला कि कॉफ़ी नहीं पीनी, बाकी जिन चीज़ों में कैफीन होती है बता दिया उनको भी ये चीज़ें नहीं लेनी। जब आए नेक्स्ट टाइम एक दो बार आए तो इम्प्रूवमेंट होके थोड़ी सी पीछे को जा रही थी, तो फिर इनसे पूछा गया अभी कुछ लिया तो नहीं आपने बीच में कॉफ़ी वगैरह। कॉफ़ी तो ली थी मैंने, लिए मैंने कॉफ़ी। तो बोला आपको मना किया था कॉफ़ी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लेने की कॉफ़ी। नहीं बिल्कुल नहीं लेनी। अच्छा ठीक है फिर मैं आज के बाद कॉफ़ी नहीं लूँगा। ठीक है जी चलो। फिर ऐसे ही हुआ, महीने के बाद फिर पूछा गया अभी कॉफ़ी तो नहीं ली आपने। और कॉफ़ी तो ली है 1-2 बार। हाँ आपको मना किया था भी नहीं लेनी कॉफ़ी। वो एक किसी ने सामने ला के रख दी, मेरे को लगा चाय है तो मैंने पी ली। तो अगर चाय है अगर लगा फॉर एग्जाम्पल, तो इंसान एक घूंट पी के छोड़ देगा, वो सारी पी गया। और 1-2 बार हो गया ऐसा, तो फिर उनको बताया गया कि भी पूछ लिया करो या बता दिया करो भी कॉफ़ी नहीं लेके आनी। फिर अच्छा ठीक है चलो अगली बार से ही देखो। फिर 1-2 महीने हो गए, फिर तीसरा इंसिडेंस हुआ ऐसे ही। फिर पूछा हमने भी कॉफ़ी तो नहीं लिया आपने भी, क्यों एकदम से ठीक होते होते आप। मतलब मैंने ऐसे ली नहीं कॉफ़ी। तो शादी में थे गए, तो मेरे को किसी ने बोला भी चीकू शेक बड़ा टेस्टी है शादी में। तो बोला वो वेटर लेके आया, मेरे को लगा भी चीकू शेक है तो मैं कॉफ़ी पी गया उठा के। सो इस चीज से क्या पता चल रहा है आपको। और कॉफी मतलब गर्म कॉफी पी गया है, कप गर्म कॉफी का कप भी अलग होता है, चीकू शेक ठंडा होता है उसका गिलास अलग होता है, ठीक है। और पहली बार पिया तो गर्म तो पता लगा होगा ना कि भी गर्म है, लेकिन फिर पी गए। सो इसे क्या पता चलता है हमें पेशेंट के बारे में। हम्म
ऐसे और किस्से हैं थोड़े से, मैं बता देता हूँ। शुरू में इनिशियली ठीक हो रहे थे, शुरू हुआ हाथ में आराम आना, तो सब चीज़ों में हाथ ऐसे स्टिफ रहते थे, थोड़े खुलने शुरू हुए। तो आए एक दिन एंड ही वाज के डॉक्टर साहब कल तक हाथ में बहुत आराम था, ऐसे बिल्कुल खुल गया था, अब फिर से दर्द शुरू हो गई और फिर से स्टिफनेस होनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, अभी हाथ में फिर से स्टिफनेस होनी शुरू हो गई है। क्यों, क्या हो गया कल ऐसा अभी एकदम से क्यों आ गई स्टिफनेस ठीक होते होते? वो बोल रहे जी मैं ना बिल्कुल ठीक हो गया था, हाथ मेरा बिल्कुल खुल गया था, तो मैंने सोचा भी एक बार अपना देखूं भी मेरे अंदर, ये खुल तो गया लेकिन अभी पहले जैसी ताकत आई है कि नहीं, अगर मेरे को किसी को थप्पड़ वप्पड़ मारना हो तो मैं मार सकता हूँ कि नहीं। तो बोला ऐसे मैंने जोर से दीवार में हाथ मार के देखा कि भी कैसा है, और उसके बाद फिर से दर्द होना शुरू हो गया। चलो ये एक हो गई बात। फिर एक बार बीच में, अच्छा वो मेडिसिन तो लेती रहते हैं, उनको हर बार समझाते हैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ ये नहीं लेना है उनको, और अस्थमा की भी प्रॉब्लम रहती है सीजनल, रेनी सीजन में अस्थमेटिक अटैक्स आ जाते हैं, गैस्ट्राइटिस रहता है, वो सब ठीक हो रहा है उसका, लेकिन उनको बीच में ऐसे हर बार पूछना पड़ता है भी कुछ लिया तो नहीं बीच में, और कभी ना कभी मोस्टली होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ, एंड जब उनको बताया भी नहीं लेनी ये चीज़, ही इज़ वेरी बड़े हैरान होकर, अच्छा ये नहीं लेना था, चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर पीछे आए वो एक दिन, कुछ समय पहले की बात है, बोल रहे हैं वे डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। क्यों, नींद क्यों डिस्टर्ब होती है? आज तक उन्होंने कभी बताई नहीं प्रॉब्लम नींद की, तो स्लीप जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। मैंने कहा कि कैसे हो जाती है, हम पूछते हैं ना स्लीप के बारे में, अगर डिस्टर्ब हो रही है तो भी इनिशियली नहीं आ रही, या बीच में कोई उठता रहता है कोई, मैं क्यों होती है डिस्टर्ब, कोई पेन की वजह से होती है, या वॉशरूम के लिए उठते उसके बाद नहीं आती, क्या होता है, क्यों डिस्टर्ब हो जाती? मतलब ऐसे नहीं होती, डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं रात को आपको कौन डिस्टर्ब करता है, बोला कि आसपास वाले डिस्टर्ब करते रहते नहीं, रात को आपकी नींद कौन डिस्टर्ब करता है ऐसे? ठीक है, बाकी भी तो सो ही रहे हो, क्या करेंगे डिस्टर्ब? नहीं नहीं, रात की नींद तो ठीक है, दिन में डिस्टर्ब करते रहते हैं दुकान में, तो वो उसके लिए दवाई मांग रहा है कि वो दिन में जाके सोता है, लोग आके उसको उठाते रहते हैं, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है उससे। सो चलो एक कुछ इंसिडेंसेस उनके बारे में, एक उनकी वीडियो है, वो भी देखो ताकि एक मेंटल पिक्चर जो है ना हमें उसकी, फिर आगे बात करते हैं। ये अभी फॉलो अप रीस कुछ समय पहले का, अभी वो बता रहे हैं सर मेरे हाथ स्क्रीन वगैरह शेयर फूल नहीं हो गए। रही है आपकी। अच्छा सॉरी, एक मिनट। आके मेरे को बता रहे हैं, मैं महीने के लिए चला गया था, तो वहां पे मेरे पास आपकी दवाई नहीं थी, तो फिर मैं होम्योपैथी की दुकान पे गया, मैंने उनको बोला कि मेरे डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथी वाले, वो मेरे को गठिए की दवाई देते हैं, आप दे दो। तो उन्होंने मेरे को दवाई दे दी 1 महीने की, फिर मैं वो खाता रहा वहाँ पे, और आके मेरे को बोल रहे हैं कि पता नहीं, समझ में नहीं आई, दवाई तो आपके वाली ली है गठिए वाली, लेकिन मेरी तो दर्दें बढ़ गई उसके बाद, आपकी दवाई से कम हो जाती हैं, कि उनसे लिए तो दर्दें बढ़ गई। और ये बात उसको मैंने पहले कई बार समझा चुका हूँ, क्योंकि ही यूज टू टेक होम्योपैथी हिमसेल्फ, कभी कॉस्टिकम उठा के ले ली, कभी काली फॉस उठा के ले ली, और मैं ये बात कितनी बार समझा चुका हूँ कि ऐसे होम्योपैथी में दवाई नहीं लेते, लेकिन वो फिर वही चीज दोबारा दोहरा के
हाँ वैसे नहीं मतलब कॉस्टिकम कालीफॉस नहीं ली मैंने, वो तो आपने मना कर दिया था। मैंने उनको यही बोला जाके भी कॉस्टिकम कालीफॉस नहीं देनी मेरे को, गठिए वाली दवाई दे दो। और गठिए वाली दवाई में दोनों ही थी, कॉस्टिकम भी कालीफॉस भी, और भी थी बहुत सारी, पेटेंट था, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है बुफो के बारे में? करेक्टरिस्टिक है, बड़ी जगह पे मटीरिया मेडिकास में लिखा होता है, बॉडी ग्रोज बट माइंड डज नॉट, ठीक है ना। यू विल ऑलवेज सी ओवर ग्रोन पीपल, ठीक है ना, 6 फुट 2 इंच हाइट है, ब्रॉड शोल्डर, पेट बड़ा ह्यूज होता है जो, ठीक है ना, एक बॉडी स्ट्रक्चर, वैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके साथ जो माइंड था, इसके बारे में बात करेंगे क्यों होता है ऐसे। जो माइंड था वो ग्रो ही नहीं कर पाया, वो बड़े नहीं हो पाया, ठीक है ना। सो यू विल सी ओवरग्रोन बॉडीज विद लैक ऑफ इंटेलेक्ट एंड मेंटल इमेच्योरिटी, ठीक है ना। या तो आपको लैक ऑफ इंटेलेक्ट मिलेगा, या फिर एक मेंटल इमेच्योरिटी। मेंटल इमेच्योरिटी मतलब एक चाइल्डिशनेस होती है इनमें, बचपना सा होता है, गलतियां करते रहते हैं बार बार जैसे बच्चे करते हैं, खासकर उसी तरफ होता है इनका बचपना, नॉट वेरी इनोसेंस, वैसी इनोसेंस नहीं होती बच्चों जैसी, बचपना इन द सेंस के अब बचपने की था, इसको बस ऐसे समझो कि भी एक बार 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 वही चीज करते रहने का, जो एक मिस्टेक मेकिंग हैबिट है ऑफ वन एंड सेम थिंग, जैसे हम ब्राइटा में बात करते हैं, ठीक है ना, तो एक ही गलती बार 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 रिपीट करता रहता है, वैसे ही इसका भी करेक्टर होता है कि बार बार वही गलती रिपीट करते रहना। लेकिन जो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है ना, वो ये आता है कि ब्राइटा की बॉडी भी अंडर डेवलप्ड होती है, यहाँ पे बॉडी डेवलप हो जाती है। ये फर्क क्यों आता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सो ये दोनों में एक ये करेक्टर रहता है, एक मिसप्लेसडनेस का, एक गलतियां करते रहने का, फुलिश भी लगते हैं कि भाई क्यों बार बार एक ही चीज कर रहा है, ठीक होता होता है इंसान, जो इसने 6 महीने में ठीक हो जाना था 1.5 साल लगा दिया इसने उस चीज को ठीक हो, बीच में कुछ ना कुछ करते रहना है करते रहना है करते रहना है। या आपने एक बार मना कर दी कॉफी, कभी कोई जी मेरे आगे ला के रख दी, कभी किसी ने, मेरे को लगा चीकू शेक है, तो कभी चाय लग गई उसको, ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने करते रहना है, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड दिस करेक्टरिस्टिक इन देम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के बारे में जो बात है, हमारे अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, एक बार पहले भी हमारी बात हुई थी, ठीक है ना, जो बॉडी में हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये जो उनकी प्लेसमेंट है, यूजुअली हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ से लोअर सेंटर से ऊपर के सेंटर की तरफ जाती रहती है, ठीक है ना। इन हेल्दी स्टेट ये जो एनर्जी है ये ऐसे जाती रहती है, एंड इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। सो बेसिकली द एनर्जी असेंड्स फ्रॉम हेयर टू दिस सेंटर टू दिस सेंटर, ये हमारा लोअर सेंटर होता है, ठीक है ना, पेरिनियम में, हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स में। देन इज दिस सेंटर, ठीक है ना, उसके ऊपर जहाँ पे यूट्रस का एरिया या प्रोस्टेटिक एरिया होता है, देन इज अवर सोलर प्लेक्सस। फिर उसके आगे यहाँ पे हार्ट में एनर्जी सेंटर होता है, ठीक है ना। देन इन अवर थ्रोट वी हैव एनर्जी सेंटर, देन वी हैव एनर्जी सेंटर इन द बैक ऑफ द हेड, ठीक है ना, उसके बिल्कुल सामने जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। देन एट द टॉप यहाँ पे जहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है ना। सो ये ऐसे हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे ग्लैंड्स भी हैं और सेंटर्स भी हैं। सो जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो भी हमारी मेंटल डेवलपमेंट है, दैट इज विद दिस फ्लो ऑफ एनर्जी, ये जो हमारी एनर्जी है इसके फ्लो के साथ हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होती रहती है। जो लोअर सेंटर है इट इज मोर रिलेटेड विद द मटेरियल पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ये जो तीनों सेंटर्स हमारे एक्चुअली दे आर मोर रिलेटेड विद द मटेरियल पार्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इसके ऊपर जो है दैट इज मोर जो विच आर रिलेटेड विद द क्रिएटिविटी या एनर्जी सेंटर या लव या कोई बहुत आपने कुछ इंटेलेक्चुअल काम किया, ठीक है, तो ये सेंटर तब काम करते हैं जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होकर ऊपर को जाती रहती है।
आप जितने हेल्दी हैं उतना ये जो रिलीज है या साइकिल है एनर्जी का वो चलता रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बीमार होते जाते हैं तो जो एनर्जी है मोर कंसंट्रेटेड हो जाती है इन तीन ऑर्गन्स पे। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, सीखते बहुत जल्दी हैं। ठीक है, उनमें कोई करप्शन नहीं होती, वो सबको प्यार करते हैं, सबके साथ हंसते हैं खेलते हैं, उनके लिए कोई कंपटीशन मायने नहीं रखता। ठीक है ना, जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा नहीं होती है कि इनोसेंस होती है, खुलापन होता है, फ्रीडम होती है कुछ भी करने की। लेकिन जैसे जैसे हम चीजों को कंडेंस करते जाते हैं, जैसे जैसे एनर्जी कंडेंस होती जाती है, तो इट स्टार्ट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स दिस डाउन थ्री सेंटर, जो हमारे तीन नीचे के सेंटर्स हैं। ठीक है ना, एक सेक्सुअल सेंटर है हमारा, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक है ना, ये हमने जैसे बात की कि यहाँ पे प्रोस्टेट, और ये हमारा सोलर प्लेक्सस का, जहाँ से हमारा खाना पीना ये सब चलता है। ठीक है, तो इन चीजों में हम देखते हैं। तो अगर हम देखें बच्चों को ध्यान से, ठीक है, इनके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग इमोशंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटर इज मोर विद द पावर और विद ईगो। ये जो है ये मोर हमारे टेरिटोरियल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है चीज। ठीक है ना, या हमारे पास चीजें कितनी हैं, पोजेशंस कितनी हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है ना, दिस इज मोर रिलेटेड विद द सेक्सुअल एनर्जी। तो बच्चों में ये तीनों चीजें बहुत कम होती हैं। ठीक है, भूख प्यास उनको नहीं लगती, चीजों का उनको नहीं फिक्र होता भी मेरी कोई चीज गुम गई या मेरी कोई चीज ले गया उठा के, उनको ये फिक्र नहीं होती। उनको ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती भी कौन ताकतवर है ज्यादा, कौन रेस में आएगा, उनको भागने से मतलब, उनको भागने में मजा आ रहा है। ठीक है ना, ये चीजें तो बाद में उनमें धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं। ठीक है, अगर उनको रैंकिंग के बारे में बताया ना जाए, वो पढ़ाई सिर्फ मजे के लिए करते, जितना पढ़ा ठीक है बाकी छोड़ दो। तो हमको उनको सिखाते हैं फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, इससे नहीं तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो तेरा ये हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो चीजें डेवलप होती हैं उनमें सेक्सुअलिटी कोई ऐसे कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और अर्लियर व्हेन ये जो चीजें बहुत कम थी, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बुक थी उसमें कंपैरिजन लिखा हुआ था कि हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर दीज थिंग्स। तो पहले जब ये कोई हम ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं थे, बड़े छोटे छोटे हमारे सोशल सर्कल्स थे, कोई छोटे गांव होते थे, छोटे शहर होते ही नहीं थे। ठीक है ना, कोई ज्यादा मीन्स नहीं था, तो वो जितना सा था उसमें हम खुश रहते थे। या पहले जो स्कूल होते थे, गुरु, कोई गुरु था उस टीचर के बाद छोड़ आते थे, बच्चा 2-3 साल वहीं पे रहता था, खाता था पीता था पढ़ता था, सब वहीं पे होता था उसका। तो जब वो समा था, ठीक है ना, व्हेन द मेंटल हेल्थ ज्यादा थी, वी वर नॉट ओवर कम्प्लेक्स, सिंप्लिसिटी ज्यादा थी, तो जो प्यूबर्टी आती थी वो 21-22 साल में जाके आती थी, खास करके इन मेल्स। तब जाके शुरू होती थी 21-22 साल से। इवन इन फीमेल्स इट यूज्ड टू बी 18-19, एट द एज ऑफ 18-19 ईयर्स। लेकिन आज क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो गई, कंसेप्ट हो गए कि हमने एनर्जी को नीचे खींच लिया। ठीक है ना, सो जैसे एनर्जी यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है इन तीन सेंटर्स में, व्हेन वी बिकम मोर कम्पिटिटिव, मोर सेक्सुअल, मोर पावर ग्रैबिंग, ये सब चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, वैसे इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो ऊपर को जाना कम हो जाता है, बंद नहीं कहूंगा, कम हो जाता है, इट स्टिल कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है ना, एनर्जी साइकिल चलता रहता है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा हो जाता है और एनर्जी जो है ऊपर को जानी कम हो जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तीनों और स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है ना, वैसे वैसे ये जो सर्कल्स हैं हमारे, लव का, इंट्यूशन का, इंटेलेक्ट का, वो सब धीरे धीरे कम 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 होते जाते हैं। ठीक है ना, अब द थिंग इज, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। इस एनर्जी साइकिल के बिना हम डेवलप नहीं हो सकते।
अगर ये एनर्जी फ्लो में नहीं है तो जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। ठीक है, एनर्जी तो होनी चाहिए ना हमारी डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी ही है जो मैटर में कन्वर्ट हो रही है। अब बूफो में क्या होता है, ठीक है ना, देयर इज अराउजल ऑफ पैशंस, इंक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर, डिजायर्स टू बी अलोन सो दैट ही कैन मास्टरबेट। ये हमने पढ़ा हुआ कि डिजायर्स, आइसोलेशन, बड़ी छोटी उम्र से लड़कों में, और खास करके गुड बॉडी स्ट्रक्चर उनका अच्छा है, 11-12 साल के, 10-11 साल के, इवन यंगर देन देम, अच्छा वाला उनका ये है मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उनमें द बॉयज हु आर लोनर्स, अकेला रहना, हैव नो इंटरेस्ट इन थिंग्स विच बॉयज ऑफ देयर एज हैव, लाइक स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ठीक है ना, कोई खाना पीना बाहर का अच्छा, कोई कपड़ों का शौक, उनमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। ऑन द अदर हैंड दे बिकम लोनर्स, ठीक है ना, दे विल बिहेव स्ट्रेंजली अराउंड, कि मेरे को तो घर ही रहने दो, आप लोग जाओ, ठीक है ना, किसी दोस्त ने बुला लिया, नहीं मैंने तो घर पे ही रहना है, एंड वांट सॉलिट्यूड। अब बूफो में द एनर्जी इज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड इन दिस सेंटर, और जैसे जैसे वो थोड़ा सा 8-9-10 साल की एज में जाता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, वो और ज्यादा इसी सेंटर में कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखोगे कि वो 10-11-12 साल का जो लड़का है, जिसमें एक एनर्जी है, बाहर घूमने की इच्छा है, दुनिया देखने की इच्छा है, खेलने की इच्छा है, ठीक है ना, आज एक बच्चा आके हटा है, तो सारा दिन खेलता रहता है वो, जो मर्जी गेम खिला लो, उसके लिए एनर्जी चाहिए उसको, उसका दिल खुश होता है, ठीक है ना, जॉय के लिए खेलता है, मजे के लिए खेलता है वो, है उसको बहुत अच्छा लगता है खेलना, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो एक 10-11 साल के लड़कों में चीज होती है, ठीक है ना, स्कूल जाना, सॉरी अपने दोस्तों के साथ जाना, मजे करने, सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहो, ठीक है ना, या टिक के नहीं बैठना, ये जो चीजें हैं उनके लिए अपर जो ये जॉय कहाँ से आता है, हमारे हार्ट से आता है, हमारे पिट्यूटरी में फील होता है हमें जॉय, तो हम करते हैं वो चीजें जो जॉय में है, ठीक है, जो हम एंजॉय करते हैं। तो यहाँ सबसे एनर्जी कम होके इट इज गोइंग एंड सेटलिंग हेयर, यहाँ इस सेंटर में सेटल हो गई, और इतनी ज्यादा सेटल हो गई, ठीक है ना, दैट द ओनली थिंग ऑन हिज माइंड इज हाउ टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल एपेटाइट। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, एक माइंड जो बना था नए नए आइडियाज के लिए, नए नए विचारों के लिए, नए नए थॉट्स के लिए, ठीक है ना, जो इंस्पिरेशन के लिए बना था माइंड, जिस माइंड से उसने प्रोग्रेस करना था, इंटेलेक्ट को डेवलप करना था, वो भी एक ही चीज पे फिक्स्ड है। क्यों? बिकॉज द एनर्जी इज नॉट मूविंग फ्रॉम हेयर, यहां से मूव ही नहीं कर रही एनर्जी। तो क्या होता है कि ठीक है, वो जितनी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए वो तो उसको मिलती रहती है, ठीक है ना, बॉडी तो ग्रो होती रहती है, लेकिन जो एनर्जी इन सेंटर से होकर माइंड तक पहुंचनी थी वो नहीं मिल रही उसको, वो नहीं मिल रही, खाता पीता बहुत है, ठीक है ना, एंड दिस टेक्स देम टुवर्ड्स इंपोर्टेंस। अब एनर्जी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगी, अगर फ्लो नहीं है एनर्जी का, फॉर एग्जांपल देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एनर्जी अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो एनर्जी सारी यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, फ्लो हो नहीं रही किसी भी साइड पे, तो बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे भी एक ही सेंटर में इतनी एनर्जी की जो जरूरत है नहीं, इसको डिप्लीट ही कर दो, इतनी प्रोडक्शन ही मत करो, यहां पे भी मत करो। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है, ठीक है ना, द मोर ही गोज इनटू दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, लाइक, और इट इज नॉट समथिंग यूजुअल, ठीक है ना, यूजुअल भी होती है कुछ लड़कों को आदत, इट इज वेरी वेरी प्रोफाउंड, सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, सारा दिन यही करते रहना, ठीक है ना, और जब इतने प्रोफाउंड तरीके से एनर्जी का लॉस होता है, बॉडी तो होगी ग्रो अगले 10-12-15 साल में, जितनी होनी थी वो हो गई, लेकिन वो जो 10-12 साल थे जिसमें वो उसका ये सब चलता रहा, उसमें क्या हुआ कि एनर्जी इतनी डिप्लीट हो गई, ठीक है ना,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल वीकनेस। इसको ये नहीं लेना कि एनर्जी डिप्लीट होगी तो फिजिकल वीकनेस, नहीं। एनर्जी जो हमें फ्लो के लिए चाहिए, ये फ्लो के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, वो जो एनर्जी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं आ पाई। जिस एनर्जी ने विचारों को जन्म देना था, नए थॉट्स को जन्म देना था, नई ख्यालों को जन्म देना था, किसी क्रिएशन को जन्म देना था, वो नहीं आई, और वहां से भी कम होती गई। एंड इट टेक्स देम टुवर्ड्स इंपोर्टेंस। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा फर्क है ब्राइटा में और बूफो में। ठीक है, बूफो में वो एनर्जी होती है, एक्सेसिव एनर्जी होती है, बट इट इज स्टक इन वन ऑर्गन। ब्राइटा में बेसिकली एनर्जी ही कम है, एनर्जी यहां से चल के यहां तक पहुंच पाए, वो एनर्जी ही बेसिकली कम है। यूजुअली आप देखोगे कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल रेमेडीज होंगी, ओवर इंटेलेक्चुअल रेमेडीज या इंटेलेक्चुअल रेमेडीज, दे, या आप इन ऐसे लोगों को के बारे में पढ़ोगे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, ठीक है ना, उनमें एक हाइपर सेक्सुअलिटी होती ही है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, द एनर्जी होनी चाहिए विच देन हैज टू असेंड, असेंड भी होनी चाहिए ऊपर, ठीक है ना। सो दे ऑलवेज हैड दिस एनर्जी विद देम, बट इन देयर बॉडी द एनर्जी फ्लोड, एनर्जी फ्लो हो रही थी, दे वर एबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब ब्राइटा में बेसिकली एनर्जी कम है ये वाली, ठीक है ना, उसमें बेसिकली ही एनर्जी कम है। तो शुरू से ही उसकी जो टेंडेंसी थोड़ी इंपोर्टेंस की तरफ है, शुरू से ही, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनर्जी। और आप यूजुअली देखोगे जो शुरू से, नॉट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ हैबिट्स और किसी और वजह की वजह से, जो रेमेडीज शुरू से ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम उन रेमेडीज के बारे में पढ़ें, ठीक है ना, वो ब्राइटास आ जाते हैं उसमें, देन कम्स द सेलेनियम, देन कम्स द कैलेडियम, जो शुरू से ही इंपोर्टेंसी में रहते हैं, जिनमें एनर्जी ही कम है, तो उनकी हम अगर इंटेलेक्चुअल पिक्चर देखें वो भी बहुत कम होती है, कोई बहुत डेवलप्ड पिक्चर नहीं होती उनकी इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, क्योंकि इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, सोच के डेवलपमेंट के लिए, विचार के डेवलपमेंट के लिए हमें ये एनर्जी चाहिए। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है ब्राइटा और बूफो में, के ब्राइटा में जो बेसिक एनर्जी है वो ही कम है, तो इसीलिए ना तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाती है, ना ही फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन बूफो में हम देखेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, और साथ में हमें ये मिलता है कि इसके जो बिहेवियर है उसमें एक हाइपर सेक्सुअलिटी है। नेक्स्ट इज शेमलेस, स्पीक्स ऑब्सैनिटीज। ब्राइटा टिमिड रेमेडीज होती हैं, ये शेमलेस लोग जो भी इनके मन में ऐसे विचार आए इन्होंने बोल देने हैं। देयर इज परवर्जन ऑफ मॉरल अफेक्शंस, ठीक है ना। हायोस भी शेमलेस है, बट हायोस की जो शेमलेसनेस वो मजे से आती है, उसको मजा मिलता है शेमलेस होके, ठीक है ना, लशीवियस टॉक से मजा मिलता है, ऐसी चीजों के बारे में कहानियां सुना के, बातें करके मजा मिलता है, तो बोलता है। सल्फर भी शेमलेसनेस में जा सकते हैं, बट दे गो इनटू शेमलेसनेस आउट ऑफ जस्ट नेविटी, नायब होते हैं, तो उनको थोड़ा होता है कि भाई इसमें क्या हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है, आप इसको बड़ी बात बना रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, तो उस तरह से वो जा सकते हैं। यहां पे समझ ही नहीं है ये चीज करने वाली है, बोलने वाली है, कहने वाली है कि नहीं कहने वाली। एंड जनरली इन देयर वे ऑफ टॉकिंग आप यही देखोगे कि एक एब्रप्टनेस, नॉट आउट ऑफ के भी गुस्सा है, ये इरिटेबिलिटी है, नहीं नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होता भी बोलनी कैसे है। एक बेसिक मैनरिज्म जो होती है, अगर आप उनका पहरावा देखो जो पेशेंट है, या उनके बात करने का ढंग देखो, एंड द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम, ये जो होते हैं हम, जिनकी भाई ये नहीं भाई कोई बैकग्राउंड ऐसा था, भाई घर में बोलते ही ऐसे थे, ठीक है ना, होता है ना घर में कभी कभी पीछे दादा, पापा, चाचा, ताया, सब वो बोलते ही ऐसे एब्रप्ट बोलते हैं, या ऑब्सीनिटीज बोलते हैं, गालियां वालियां दे देते हैं, चलो आगे बच्चे भी वैसे ही बोल रहे हैं, मेरे हैं कुछ फ्रेंड्स वो घर में ऐसे बोलते तो उनके भी मुंह पे चढ़ा हुआ है, वो नहीं,
ठीक है ना, अच्छे भले घर है, ऐसा नहीं घर के में पीछे ऐसे है, बट दे कम आउट टू बी लाइक दिस। अगली बिहेवियर्स, अगली बिहेवियर क्या इसमें बेसिकली, थोड़ा सा तो चलो यही है कि भाई शेमलेस होते हैं, ऑब्सैनिटीज, ठीक है, दे डोंट ट्रीट पीपल वेल, घर वाले, वाइफ, सॉरी, बच्चा, मदर, फादर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बड़ी अगली अगली ट्रीट करते हैं उनके साथ, झगड़ा करना, कभी कभी मार भी देना, पीट देना, हाथ उठा देना, बाप के ऊपर भी, माँ के ऊपर भी, ठीक है ना। सो दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स जो होते हैं इनमें, देन यू विल फाइंड अगेन, जो ब्राइटा से एक डिफरेंस आ जाता है, दैट दे आर डिसओबीडियंट एंड डिफाइंड पीपल। जिद्दी ब्राइटा भी होता है, ईगो ब्राइटा की भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन उसके टिमिडिटी के पीछे यूजुअली छुप जाती है। जहां पे वो ज्यादा ही क्लोज है, मदर है या कोई बाद में हस्बैंड है या कोई वाइफ है, उनके साथ वो थोड़ा सा हो लेते हैं ऑप्शनेट के नहीं करूंगा, लेकिन अगर आगे से कोई हो कि नहीं करना पड़ेगा तेरे को, फिर मान भी जाता है ब्राइटा। अंदर से नहीं माना होता, अंदर से उसकी जिद होती है कि मैंने नहीं करना या मेरा मन नहीं है करने का, लेकिन कर लेता है क्योंकि डांट पड़ी है, कह दिया है, अभी उसको तो करना है, ठीक है। बट दे आर ओपनली डिसोबीडियंट एंड डिफाइंड पर्सनैलिटीज, बूफो। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस दोनों में आता है वो आता है इस एनर्जी का, इसको याद रखना है आपने, ठीक है ना। तो आपको इनके जो एक्शंस हैं बूफो के, उसमें एनर्जी दिखेगी। ब्राइटर्स आर जनरली स्लो रेमेडीज, उनके एक्शन में, चलने में, उठने बैठने में, बोलने में ही आपको एनर्जी नहीं दिखेगी। ये तो बहुत ऊंचा भी बोलते हैं, ठीक है, लाइक द पेशेंट विच वी आर डिस्कसिंग, तो बाहर बैठे हो बात बूत करे हो, वैसे ही पता लग जाता भी आ गया, ब्राइटर्स की आवाज नहीं निकलती, तो इतने बंदे देख के वैसे ही सहम जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बूफो जाके कंफ्यूज होती है ब्राइटा के साथ, यहीं पे जाके होती है कंफ्यूज, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है दोनों रेमेडीज में, कि उसमें आपको डिजीज पैथोलॉजी जो है उसमें भी एनर्जी दिखेगी, पेशेंट, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ भी, थोड़ा, हाँ, टेम्पर में या बात करने के ढंग में, या ये जो कुछ चीजें हैं विल में, ठीक है ना, अब डिसोबीडियंस होने के लिए, डिफाइंट होने के लिए विल तो चाहिए ना, चाहे मॉरल्स इंटेलेक्ट नहीं ठीक, लेकिन विल तो फिर भी है इसकी, क्यों बोल, दीवार में हाथ क्यों मारा कि कल को किसी को थप्पड़ मारना पड़ जाए, वो इसलिए दीवार में हाथ मार के चेक कर रहा है वो, तो दिमाग में है ना कि मैं थप्पड़ मार सकता हूँ किसी को अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। सो विल डेवलप्ड है इंस्टेड ऑफ मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, विल भी जरूरी है, लेकिन इंटेलेक्ट और जो मॉरल्स हैं जो होने चाहिए, जितने होने चाहिए, वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कुछ किसी चीजों में तो लगी है, क्योंकि थी एनर्जी बेसिकली, क्योंकि बड़ी बार आपको हिस्ट्री में अगर, जैसे फॉर एग्जांपल इस एज के इंसान आएगा, तो आपको अपने आप ओपनली नहीं बताएंगे जो उनकी कोई अगर आदतें रही हैं पुरानी, ठीक है ना, ऐसी कोई आते रहेंगे तो ओपनली नहीं बताते इस चीज के बारे में, अनटिल अनलेस उस चीज के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, बट देन यू हैव टू सी अराउंड देयर बिहेवियर, के बिहेवियर कैसा है। आपके सामने आके पेशेंट ने अपना बिहेवियर दिखाना है, आपके सामने आके पेशेंट ने अपनी जो आदतें हैं वो दिखानी है, उनका बोलने का कैसा ढंग है, उनकी बातें कैसी हैं, उनको, जैसे मैं आपको बोला था कि आंसर्स कैसे हैं, जवाब कैसे हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट वे चुप करके सुनते रहो उनको क्या क्या बता रहे हैं, और एनालाइज कीजिए उसको क्या है वो, ठीक है। सो ये एक क्लिनिकल जो पिक्चर है हमारी बूफो की, थोड़ी सी आगे फिर करेंगे बात और चीजें ऐड हो जाएंगी इसमें। ये जो है ये हमें देखने को
मिलता है। लेकिन इसमें जो मेन मैंने आपको बताना था वो ये बताना था इन दोनों में डिफरेंस रिगार्डिंग द एनर्जीज। ठीक है ना। एक स्टक एनर्जी का केस है बूफो का, एक सेंटर पे सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर स्टक हुई हुई है। ब्राइटा में एनर्जी की डेवलपमेंट ही वीक है। ठीक है ना। एक हाइपर एनर्जेटिक, अगेन मैं हाइपर एनर्जेटिक बोल रहा हूं तो ये नहीं समझ लेना कि भी वीकनेस आ जाती है, नहीं। ब्राइटा आपको कई बहुत हाई पोस्ट पे भी देख जाते हैं पहुंचे हुए। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हार्ड वर्क से पहुंच गए धीरे 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 करके। ठीक है, चलिए।